This is an ABP Life podcast. तो कल हमने बात की थी कि आखिर बजट क्या है, कहाँ से आया हमारे देश में, बजट बनता कैसे है, बजट से देश चलता कैसे है। कुल मिला के बजट की हिस्ट्री और डेमोग्राफी के बारे में हमने कल बात की थी। और आज समझ लीजिए कि बजट की ज्योग्राफी के बारे में हम बात करने वाले हैं बजट स्पेशल FYI में, सिर्फ ABP लाइव पॉडकास्ट पर। जानेंगे बजट के बिल्डिंग ब्लॉक्स को, जिसको बताने के लिए हमारे साथ में है विपुल माथुर, इकोनॉमिस्ट एंड प्रोफेसर फ्रॉम IIM कैलकाटा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ABP लाइव पॉडकास्ट पर सर। थैंक यू सो मच मानसी, शुक्रिया बहुत बहुत। जी, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो यही कि गवर्नमेंट बजट, जिसकी हम बात करेंगे कि इन्हें जिन दो हिस्सों में बांटा गया है, बजट रिसीट्स और बजट एक्सपेंडिचर, बजट के इन कंपोनेंट्स को प्लीज अगर आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकें कि ये है क्या। राइट, सो मानसी, बजट लाइक एनी अदर खाता बुक, उसमें दो हिस्से होते हैं। एक तो होता है कि कितना इनफ्लो आ रहा है, कितना इनकम जनरेट हो रही है, और कितना खर्चा हो रहा है, जिसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जी। तो इनकम जो है, या जितने हम उसको बोलते हैं रिसिप्ट्स कितनी है, हमें कितने हम रिसीवेबल्स आ रहे हैं, उसको दो हिस्सों में बांट देते हैं, और एक्सपेंडिचर को भी दो हिस्सों में बांट देते हैं। और ये दो हिस्से जो हैं, ये समझने बहुत इजी है। एक हिस्सा होता है रेवेन्यू का, जो कि रोजमर्रा के खर्चे आप समझ सकते हैं, और एक होता है कैपिटल का। कैपिटल होता है जिससे आप कैपेसिटी बनाते हैं, कोई वन टिकट आइटम जो होता है, जो कभी आपने एक बार खर्च किया, वो कैपिटल होता है। ठीक है, इसको और डिटेल में अगर समझें तो रेवेन्यू, जैसे अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जैसे गवर्नमेंट सैलरीज देती है, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मेडिसिन खरीदती है, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के। और कैपिटल एक्सपेंडिचर है जैसे कहीं रोड बनाती है, कहीं पे डैम बनाती है, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये सब एक बार होते हैं खर्चे, और इसके बाद जो है इनसे प्रोडक्टिव कैपेसिटी बनती है, एक एसेट बनता है। ठीक है, तो जिस चीज से कोई एसेट बनता है, एसेट वो चीज होती है जिससे हम आगे चल के या तो और इनकम कमा पाए उससे, या आगे चल के वो हमारे प्रोडक्शन में हमें जो है हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाए। ठीक है, तो ये खर्चे जो होते हैं ये कहलाए जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए रोजमर्रा के, जो किसी को सैलरी देनी है, जैसे डॉक्टर्स को सैलरी देनी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मेडिसिन लेनी है, ये सब हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के ये दो हिस्से हो गए। ऐसे ही जो इनकम होती है, या जो रिसीप्ट्स बोलते हैं उसको, ठीक है, जो उसके भी दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है रेवेन्यू, और एक होता है कैपिटल का। जी। अब उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी होती हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो होती हैं जैसे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता है। ठीक है, तो हर साल जो है कई तरीके के टैक्सेस होते हैं ब्रॉडली, जैसे डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। इनकम टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जैसे GST वगैरह हो गया, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। फिर दूसरा आता है कैपिटल रिसिप्ट्स। अब कैपिटल रिसिप्ट्स वो होती हैं जैसे गवर्नमेंट किसी एसेट से इनकम कमा रहा हो। ठीक है, जैसे पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का स्टेक है, तो जब ये डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स होते हैं तो उनसे जो पैसा मिलता है, जो वन टाइम पेमेंट है किसी एसेट के थ्रू मिला, उसको हम कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं। बीच में टोकने के लिए माफी चाहूंगी, जो आपने ये टर्म यूज किया डिसइन्वेस्टमेंट, इसको भी अगर आप बता सके। तो डिसइन्वेस्टमेंट देखिए ऐसा है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं इंडिया में, उसमें गवर्नमेंट का स्टेक है। बेसिकली गवर्नमेंट उसमें ओनर है। ठीक है, और लार्ज ओनरशिप स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का। और इसलिए है क्योंकि इंडिया जब आजाद हुआ था, उसके बाद से इंडिया में कई सारे जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी बिल्ड करनी थी, तो इसका जो मेन जो लोड उठाया वो गवर्नमेंट ने उठाया। गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एस्टैब्लिश किए, नवरत्ना जिनको हम बोलते हैं, वो एस्टैब्लिश किए, और जगह जगह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किए। इनफैक्ट एयर इंडिया जो थी, जो हमारी एयरलाइन थी गवर्नमेंट की, वो भी गवर्नमेंट के थ्रू थी। तो बदलते वक्त के साथ कुछ समय के बाद, अब जब वो जो इंस्टीट्यूशंस थे जब वो खड़े हो गए, अपने में अच्छे से प्रॉफिटेबल हो गए, सक्षम हो गए, तो गवर्नमेंट अब धीरे धीरे उनमें से अपनी ओनरशिप कम कर रही है, उनमें से ओनरशिप अपनी हटा रही है, बिकॉज वो प्राइवेट सेक्टर को वो जगह देना चाहते हैं। प्राइवेट सेक्टर उस चीज को ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का स्पेशलाइजेशन नहीं है मैनेजमेंट। गवर्नमेंट जो है प्राइमरीली जो है
अगर आप देखें तो गवर्नमेंट लार्जली जो फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के वो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव नेचर के होते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव भी होता है। तो रनिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट, एक पब्लिक सेक्टर पावर प्लांट को रन करना, वो गवर्नमेंट की एक्सपर्टीज नहीं है, स्पेशलाइजेशन भी नहीं है, और उसमें जो है जरूरत भी नहीं है। अब आज के दौर में जब हमारा प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा खासा सक्षम है, तो इसलिए गवर्नमेंट वहां से उस इन्वेस्टमेंट से डिसइन्वेस्ट कर रही है, बाहर निकल रही है, एग्जिट निकल रही है। तो जब एग्जिट कर रही है गवर्नमेंट, तो उसमें से एग्जिट करके वो अपना स्टेक जो है, उसकी अपनी ओनरशिप जो है, उसको जाहिर सी बात है उसको बेचती है, ओनरशिप को जो है ट्रांसफर करेगी, तो कुछ पैसे आएंगे वहां से, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स। तो ये बल्क में पैसा आता है, काफी मोटा पैसा आता है, और इसके थ्रू जो है गवर्नमेंट जो अर्न करती है उसको हम कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं, जो एसेट से आ रहा है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो गए हमारे टैक्सेस। टैक्सेस ब्रॉडली टैक्सेस होते हैं, दूसरे तरीके के जो होते हैं, जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज होते हैं, वो होते हैं जैसे पेनल्टी हो गया या फाइन हो गया, ठीक है, इस तरीके के जो आती है इनकम, वो हो जाती है नॉन टैक्स रेवेन्यूज। तो टोटल जब आप ये मिला देते हैं दोनों को, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, तो ये बन जाता है टोटल रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो टोटल इनफ्लो आ रहा है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। और ऐसे हमने अभी पहले एक्सपेंडिचर की बात करी थी, तो ये दोनों ब्रॉडली हिस्से बन जाते हैं हमारे, कि कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है और कितनी रिसिप्ट्स आ रही है। तो जनरली क्या करते हैं ये लोग, जब बजट प्रिपेयर करने की जब शुरुआत करते हैं, तो पहले जितनी इनकम आ रही है उसका पहले एक अंदाजा लगा लेते हैं, कितनी हमारी इनकम आने वाली है इस साल, जो टैक्सेस होंगे, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस, फाइन्स वगैरह, हाँ, वो सब कितने आ जाएंगे हमारे, और हमारे जो पब्लिक डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स हैं उनसे हमें कितना पैसे मिलेंगे। ये करके हमारे पास एक टोटल रेवेन्यू प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स का आइडिया लग जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपेंडिचर प्लान्स बनाती है। एक्सपेंडिचर प्लान्स ऑल्सो, जैसे मैंने बताया, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कितने एसेट्स बनाने हैं, रोड में कितना करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना खर्च करना है, ठीक है, या फिर अगर कहीं पे सब्सिडीज देनी है तो वो कितनी देनी है, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब इसी के हिसाब से हर सेक्टर को एलोकेट किया जाता है बजट। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। जब बजट की बात होती है तो बजट डेफिसिट की भी बात होती है, तो आम जनता को प्लीज समझाएं कि ये डेफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट क्या है, और ये कितने तरह का होता है। राइट, तो यहाँ पे 2-3 तरीके के डेफिसिट्स की डेफिनेशंस हैं, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे समझें कि रेवेन्यू की अगर हम खाली बात करें, ठीक है, तो जो रोजमर्रा की चीजें हैं, तो रोजमर्रा की चीजों में कुछ हमें रोजमर्रा के इनफ्लो हैं और रोजमर्रा के आउटफ्लो हैं, वो हो गया रेवेन्यू, ठीक है। इनका एसेट से कुछ लेना देना नहीं है। तो जब मैं अपनी एक्सपेंडिचर को, रोजमर्रा के एक्सपेंडिचर को, जब मैं देखता हूं कि मेरे रोजमर्रा के इनकम कितनी है, जब मैं उसके अगेंस्ट देखता हूं, तो जो डिफरेंस आता है एक्सपेंडिचर और इनकम का रेवेन्यू वाले हेडिंग में, उसको मैं बोलता हूँ रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। इससे मुझे पता चलता है कि मेरा जो करंट जो रन रेट है जिसपे मेरी गवर्नमेंट चल रही है, वो कितना आगे पीछे है मेरा एक्सपेंडिचर, ठीक है, कितना मैं रोजमर्रा में ज्यादा खर्च कर रहा हूँ बजाय इसके कि जितना मेरा रोजमर्रा में मेरी आमदनी हो रही है उसके हिसाब से, ठीक है। ये हो गया रेवेन्यू डेफिसिट। तो इससे एक आइडिया लग जाता है कि ऑपरेशनली मेरी गवर्नमेंट कितनी एफिशिएंट है, ठीक है, या कितना डिसिप्लिन से वो अपना मैनेज कर रही है खर्चा रोजमर्रा का, ठीक है। इसके ऊपर होता है एक फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट एक ब्रॉड टर्म है जिसमें रेवेन्यू प्लस कैपिटल दोनों को लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें मैं देखता हूं कि मेरा जो एक तो रोजमर्रा का खर्चा हो गया वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक मेरा हो गया एसेट से जो मेरा खर्चा हुआ, जैसे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए, कहीं पे रोड्स बनाई, मैंने डैम्स बनाए, इस तरीके के जो मेरे खर्चे हैं जिनसे मुझे ऑफ कोर्स मेरी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी। जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर आ गया है, ठीक है। अब इसको मैं देखता हूँ अगेंस्ट मेरा टोटल खर्चा कितना, टोटल इनकम कितनी है। टोटल इनकम में अब आ गया एक तो वही रोजमर्रा की जो इनकम है मेरी टैक्सेस के थ्रू, फाइन्स के थ्रू, प्लस कैपिटल इनकम, वो जैसे मैंने बताया आपको डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स कभी हुए किसी साल में, PSU में से एग्जिट करा या कुछ करा, वो सब चीजें जो है इसमें जब जोड़ी तो मेरा एक टोटल मेरा पास रेवेन्यू आ गया, टोटल मेरी रेसिप्ट्स कितनी आ गई वो आ गया। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाता है फिस्कल डेफिसिट। ये ब्रॉडली नंबर जो है ये बताता है कि गवर्नमेंट इफेक्टिवली कितना
पैसे पीछे है अपने इनकम से, उसका एक्सपेंडिचर जो है कितना ज्यादा है अपनी इनकम से जी। ठीक है, ये फिस्कल डेफिसिट होता है। तो ये जो पैसा है, जैसे मान लीजिए कि मेरा रोजमर्रा का खर्चा है 40 रुपए, कैपिटल पे मेरा खर्चा हो गया करीब 60 रुपए, तो मेरा टोटल खर्चा हो गया 100 रुपए ठीक है। रेवेन्यू में मेरा जो है इनकम हुई करीब 40-30 रुपए की ठीक है, 30 रुपए मान लीजिए, और मेरा टोटल जो कैपिटल में मेरी जो इनकम हुई वो हुई करीब 50 रुपए की, तो टोटल इनकम हो गई मेरी 80 की। तो ये 100 का मेरा खर्चा हो गया, 80 का मेरा जो है इनकम हो गई, टोटल डेफिसिट हुआ 20 रुपए का, ये हो गया फिस्कल डेफिसिट ठीक है। तो ये 20 रुपए जो है ये गवर्नमेंट कहाँ से लाती है, इसके लिए गवर्नमेंट करती है बोरो। ओके, वो बन जाता है मेरा गवर्नमेंट बोरोइंग्स या फिर गवर्नमेंट डेट जो उसको बोलते हैं ठीक है। तो ये फिस्कल डेफिसिट हो गया, ये रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। एक और तरीके का डेफिसिट होता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट ये होता है कि उसमें हम देखते हैं कि ठीक है, जो टोटल खर्चा और टोटल इनकम जो है उनका डिफरेंस करके फिस्कल डेफिसिट तो आ गया, बट इसमें से कुछ खर्चा जो है, कुछ खर्चा मेरे इंटरेस्ट पेमेंट्स भी हो रहे हैं, जो मैंने पहले कभी लोन लिया था, मेरे से पहली जो सरकार आई थी उन्होंने लोन लिया होगा, तो वो मैं आज चुका रहा हूँ अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर जो मेरी इंटरेस्ट सर्विसिंग कॉस्ट है। तो अगर मैं उस पैसे को हटा के देखूं तो मुझे थोड़ा आइडिया लगेगा कि वर्तमान की जो गवर्नमेंट है ठीक है, ये मतलब कितना इंटरेस्ट पेमेंट्स को अगर हटा दूं मैं खर्चे से, तो फिस्कल डेफिसिट से वो हटा के जब मैं देखता हूँ तो मुझे प्राइमरी डेफिसिट का अंदाजा चलता है पता। तो ब्रॉडली इसमें क्या है कि इंडिया में फिस्कल डेफिसिट जो नंबर है वो काफी ट्रैक किया जाता है, और उससे एक आइडिया लगता है कि कितना परसेंटेज एक्सपेंडिचर जो है ज्यादा है इनकम से। जनरली ये परसेंटेज एज ए परसेंटेज टू जीडीपी दी जाती है, और जीडीपी में बेसिकली आई थिंक इंडिया का परसेंटेज फिस्कल डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी मोटा मोटा 5-6-7% के आसपास रहता है। कोरोना के टाइम पे थोड़ा सा बढ़ गया था, 9-10% के आसपास पहुंच गया था, बट उसको कम करने की कोशिश रहती है। बिल्कुल। आज जो हम मुद्दा ले रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स का, तो बजट किस तरह से देश के इन्फ्लेशन को कम कर सकता है और इकोनॉमी को बढ़ा सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि जो गवर्नमेंट का जो ये एक्सपेंडिचर प्लान है और जो इनफैक्ट जो बोरोइंग प्लान है, उससे इन्फ्लेशन और ग्रोथ पे क्या असर पड़ता है। तो पहले अगर इसको ग्रोथ के हिसाब से समझें तो गवर्नमेंट भी जो है अगर जब खर्चा करती है, जैसे गवर्नमेंट को अगर डैम बनाना है या कोई फ्लाईओवर बनाना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को स्टील चाहिए, सीमेंट चाहिए, वर्कर्स चाहिए ठीक है। तो वो इन सब पे जब खर्च करेगी तो जाहिर सी बात है कि स्टील की फैक्ट्रीज में और स्टील बनेगा, जो सीमेंट की फैक्ट्री में वो और सीमेंट बनाएंगी और वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ठीक है। तो इससे हमारी ग्रोथ भी बढ़ती है ठीक है। तो ये जो एक्सपेंडिचर होता है ये एक तरीके का जो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, इससे जो है हमारी ग्रोथ बढ़ती है। ऊपर से जब एक फ्लाईओवर बन जाएगा उसके बाद हमारी जो है इन ओवरऑल मान लीजिए कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हमारे प्राइवेट सेक्टर की भी ठीक है, तो वहां से भी हमें ग्रोथ का इजाफा होगा। तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा, तो उसके जो नतीजे हैं वो गुजरते हुए वक्त के साथ साथ दिखते हैं। जैसे जैसे हमारे कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता जाएगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी हमारी बढ़ती जाएगी, हमारी प्रोडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, एफिशिएंटली हम लोग काम करेंगे ठीक है। तो इसलिए हमारी ग्रोथ में वो जो है इम्प्रूवमेंट दिखने शुरू होंगे ठीक है। तो कुछ इम्प्रूवमेंट्स डायरेक्टली दिख जाएंगे उसी साल में, जैसे अगर इस साल 1500 फ्लाईओवर बनने हैं तो हर फ्लाईओवर के लिए जितने वर्कर्स को एम्प्लॉय किया जाएगा उनकी सैलरीज पे करी जाएंगी, वो लोग सैलरीज लेंगे, वो खर्चा करेंगे, वो डिमांड बढ़ाएंगे, तो इसलिए वहां से जो है हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है बढ़ जाती है ठीक है, और ग्रोथ होती है। ओके। आज हाँ जी सर, आप जो इन्फ्लेशन की तरफ में अगर मैं आऊँ तो इन्फ्लेशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट जब ज्यादा स्पेंड करती है ठीक है, तो अब अगर वो ज्यादा स्पेंड कर रही है और वो स्पेंडिंग उतनी उसकी इनकम से कवर नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा। ओके। तो जब गवर्नमेंट बोरो करती है तो जो पैसा जो गवर्नमेंट मार्केट से उठाती है, डोमेस्टिकली जनरली गवर्नमेंट बोरो करती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू एक्सेट्रा, तो गवर्नमेंट कई तरीके से जो है कई बार आरबीआई को भी बोल देती है कि वो आरबीआई से भी बोरो कर लेती है, उसको बोलते हैं मोनेटाइजिंग द डेट ठीक है। और कई बार जो है जनरल पब्लिक से भी बोरो करती है थ्रू गवर्नमेंट बॉन्ड्स
हाँ. तो उस चक्कर में क्या होता है, कई बार प्राइवेट सेक्टर जो है उसको फंड्स नहीं मिल पाते। गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं, कई बार गवर्नमेंट जो है बोरो कर लेती है, प्राइवेट सेक्टर को वो फंड्स कम हो जाते हैं बोरोइंग के लिए। प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है। तो इसमें ये थोड़ा सा एक दूसरा एंगल भी आ जाता है कई बार। और इन्फ्लेशन का जहाँ तक सवाल है, तो अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अगर खर्चा कर दे, बहुत ज्यादा अगर स्पेंडिंग कर दे, तो इन्फ्लेशन जो है बढ़ भी सकता है। ठीक है। और अगर स्पेशली जब इकोनॉमी एक प्रोडक्टिव कैपेसिटी के आसपास ही घूम रही है प्राइवेट सेक्टर, और अगर गवर्नमेंट उसमें एडिशनल स्पेंडिंग अगर करते तो इन्फ्लेशन बढ़ भी सकता है जी। ठीक है। बट अभी इंडिया में क्या है कि वो हालत नहीं है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी हमारी अभी भी काफी उसमें गुंजाइश है यूज होने की। तो गवर्नमेंट जो भी स्पेंडिंग करेगी वो खाली प्रोडक्टिव कैपेसिटी को यूज करने में ही काम आता है, उसका एकदम से इन्फ्लेशन पर नतीजा नहीं निकलता है। बिल्कुल सर। आज जो मुद्दा उठाया है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बजट को लेकर के, अगर आपको लगता है कोई जानकारी जो कवर नहीं हुई है और जो आप देना चाहें? सो आई थिंक ब्रॉडली वन ऑफ द थिंग्स जो इसमें हम लोग और भी देख सकते हैं एक एंगल से, वो है कि हम कितना एलोकेशन करते हैं एक्सपेंडिचर में जी। तो ब्रॉड पैटर्न्स ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, वो ईयर टू ईयर जो है चेंज होता रहता है इंडिया में। तो इंडिया में जैसे हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी जो है वो काफी स्ट्रेस रहा है अभी रिसेंटली गवर्नमेंट का, वो बिल्डअप करने में। तो वो है कई बार जैसे रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर पे थोड़ा स्ट्रेस रहता है। ठीक है। वो भी काफी रहा है। और इन जनरल जैसे आपने देखा ही होगा इंडिया में काफी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज पे काफी रैंप अप हुई है स्पेंडिंग। बिल्कुल। ठीक है। तो वो जो है एक अलग से एक स्ट्रेस एरिया रहा है जहाँ पे गवर्नमेंट ने काफी काम किया है। फिर डिफेंस का काफी बजट रहता है, तो डिफेंस एलोकेशन काफी होता है। थोड़ा सा एजुकेशन के मामले से और हेल्थ के मामले से थोड़ा अभी भी जो है हम लोग उतना स्पेंड शायद नहीं कर पाते हैं जितना हमें करना चाहिए। बट आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो भी शायद बदलेगा। तो लार्जली डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट सेक्टर्स गेट सम शेयर, और उसी हिसाब से जो है पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ या पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। जी जी बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मिलेंगे कल, बजट के बारे में और भी चर्चाएं करेंगे बजट स्पेशल FII में, सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर जुड़ने के लिए। Thank you so much, Mansi. Yeah, my pleasure. This is an ABP Live podcast.